28 जुलाई 1926 का वह दिन है जब बनारस जिले में, तत्कालीन बनारस जिले में, आज तो बनारस भी उसके बाद 3 खंडों में बँट गया। बनारस से निकल के भदोही बना, बनारस से निकल कर के चंदौली बना। लेकिन उन दिनों, जिस दिनों की हम बात करने जा रहे हैं, उस समय बनारस बड़ा बनारस था। और 28 जनवरी 1926 को जीएनपुर, धानापुर में एक बालक जन्म लेता है ठाकुर नागर सिंह के यहाँ और बागेश्वरी देवी जी के यहाँ। और जिस समय तो अति पिछड़ा इलाका है, धान की वहाँ अक्सर खेती होती है और उस घर में बच्चे बहुत सारे जन्म लेते हैं। उस समय किसको उम्मीद थी कि यह बालक आगे आने वाले दिनों में साहित्यिक जगत का, हिंदी साहित्य जगत का, साहित्य जगत का, राजनीतिक जगत का ज्वाजल्यमान सितारा बनेगा। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोफेसर नामवर सिंह का। प्रोफेसर नामवर सिंह की शिक्षा दीक्षा के लिए वो आए बनारस आए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में उस समय के सारे उद्भट लोगों के साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहीं पढ़े और वहीं पढ़ाने लगे। और उस पढ़ाते समय वो जाहिर सी बात है वामपंथी विचारधारा, प्रगतिशील धारा के संपर्क में आए और प्रगतिशील साहित्यिक धारा के संपर्क में आए और उसमें प्रगतिशील आंदोलन से भी संबद्ध हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उनका संपर्क हुआ और वो वहाँ टेम्पोररी अध्यापक थे। ये था कि आने वाले दिनों में जो भी टेम्पोररी अध्यापक रहता है, होता है कि आने वाले दिनों में अस्थायी हो जाएगा। लेकिन उसी समय देश में ज्वार चल रहा था और कांग्रेस थी और नेक्स्ट अपोजिशन की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य अपोजिशन थी उस समय 52 में भी, 58 में भी लगातार। तो पार्टी का आदेश हुआ, निर्देश हुआ इनको नामवर जी से कि अपना बगल का उनका जहाँ पर गांव था, जहाँ से पैदाइश थी, उनकी पैदावार थी वहाँ की, बनारस या पूरा पूर्वांचल का इलाका वामपंथी आंदोलन का गढ़ माना जाता था। तो उसमें ये हुआ कि आप वहां से चुनाव लड़िए और उन्होंने आवेदन किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि हमें अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन कांग्रेसी शासन था, उनको तो ये था कि ऐसे लोग बाहर निकल के नहीं आना चाहिए, क्या होगा, तो उनको परमिशन नहीं मिला। लेकिन पार्टी का आदेश था, पार्टी का आदेश उन्होंने माना और नौकरी को एक तरीके से उसको धता बताते हुए वह चुनाव लड़े। तो चुनाव लड़े, उसमें कांग्रेस का जमाना हुआ कर, लेकिन वामपंथी आंदोलन मजबूत था और वहां चुनाव हारे और उसके एवज में उनसे वहां का ये वो नौकरी उनसे छीन गई, लेक्चरशिप छीन गई। फिर उनका लंबा इतिहास है। फिर यहाँ से दिल्ली गए और पार्टी के फुल टाइमर एक तरीके से बन गए। जो हमारा अखबार है उसके संपादक बने और फिर वहीं से फिर उन्होंने अपना दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और उनके पूरे साहित्यिक यात्रा से हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन आज हम उन्हीं के उस साहित्यिक यात्रा को, जन चेतना की यात्रा को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं, आए हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिसमें उन्होंने अध्ययन किया और वहां पर उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। वहीं आप प्रोफेसर हैं उसी विभाग में, हिंदी विभाग में। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, आपका स्वागत है। और वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी विभाग है, भूगोल विभाग है, उसमें है प्रोफेसर आनंद दीपायन जी। आनंद दीपायन भी उस धारा से संबद्ध रहे हैं जिस धारा को पुष्पित पल्लवित किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और पूरे देश के पैमाने पर। प्रोफेसर नामवर सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है आनंद दीपायन जी। तो हम अपना चलते हैं आशीष त्रिपाठी जी के पास। आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर नामवर सिंह को आज अगर याद करना हो तो आप कैसे याद करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने एक कठिन सवाल मेरे सामने रखा है कि आज 2024 में, जबकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और इन लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का गहरा संबंध 2012 के बाद आए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से है। इन दो परिस्थितियों में 2012 यानी अन्ना आंदोलन के बाद की जो राजनीतिक परिस्थिति है भारत में,
और 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हम नामवर जी को कैसे याद करें। तो सबसे पहले मुझे दो बातें लगती हैं। एक बात तो ये कि प्रोफेसर नामवर सिंह और उनकी जमाने के, उनके युग के बहुत सारे बुद्धिजीवी, बल्कि ज्यादातर बुद्धिजीवी एक विशेष संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो परिस्थिति है 2012 और 14 के बाद की परिस्थिति, इसमें इन पर हमारा विशेष रूप से ध्यान जाता है और बार बार ये याद आती है। और वो परिस्थिति ये है कि इन सब लोगों का निर्माण, नामवर सिंह, हबीब तनवीर, एजाज अहमद, इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये तमाम बुद्धिजीवी, इन बुद्धिजीवियों का निर्माण उस युग में हुआ 1930 और 40 और 50 के दशक के उस समय में हुआ, जब भारत एक तरफ प्रगतिशीलता के एक खास तरह के दौर से गुजर रहा था। यानी बहुत ही उत्साहजनक परिस्थिति थी प्रगतिशील आंदोलन के लिए, प्रगतिशील सामाजिक राजनीतिक शक्तियों के लिए। और जो राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें प्रगतिशील शक्तियां बहुत ताकतवर थी। एक तरफ तो ये परिस्थिति थी जिससे कि नामवर जी का और इन तमाम बुद्धिजीवियों का संबंध था। दूसरी तरफ पूरे विश्व में पूंजीवाद एक नई करवट ले रहा था और इस नई करवट के परिणाम स्वरूप एक नई चीज पैदा हो रही थी जिसे हम दुनिया के इतिहास में फासीवाद और नाजीवाद के नाम से जानते हैं। 1929 के बाद हिटलर, मुसोलिनी और ऐसे तमाम शासकों का विश्व परिदृश्य में उदय हुआ था और पूरा विश्व नामवर जी के निर्माण के दौर में, यानी जब नामवर जी यूपी कॉलेज आए, फिर वहां से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए, उस पूरे युग में पूरी दुनिया फासीवाद और नाजीवाद के और द्वितीय विश्व युद्ध के उन भयावह दृश्यों को देख रही थी। तीसरी तरफ भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन करवट ले रहा था, तो सांप्रदायिक और कट्टरपंथी शक्तियां प्रगतिशील शक्तियों के समानांतर धीरे धीरे बहुत अधिक ताकतवर हो रही थी और इन लोगों ने अपनी ही आंखों के सामने एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध देखा, हिटलर और मुसोलिनी और ऐसे तमाम शासकों का वो उन्माद भरा हिंसक प्रदर्शन देखा, और दूसरी तरफ उन्होंने देखा भारत के अंदर सांप्रदायिक और धर्म पर आधारित एक खास तरह का कट्टरपंथी उन्माद देखा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का दो राष्ट्रों के रूप में विभाजन। ये वो चीज है जिसने इस पूरी पीढ़ी के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए जितने विचारक और चिंतक हैं उस युग के, चाहे वो नामवर जी हों, चाहे वो इरफान हबीब हों, चाहे रोमिला थापर हों, चाहे हबीब तनवीर हों, चाहे एजाज अहमद हों, चाहे रामशरण शर्मा हों, चाहे ब्रह्मदेव शर्मा हों, और तमाम इंटेलेक्चुअल्स उस जमाने के, बहुत सारों के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनके यहाँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जनता की एकता का सवाल, जनता को राष्ट्र में रूपांतरित करने वाली परिस्थिति का सवाल, और राष्ट्र के भीतर और पूरी दुनिया के भीतर एक खास तरह का उन्माद पैदा करने वाली फासीवादी, नाजीवादी, उन्मादी, सांप्रदायिक कट्टरपंथी शक्तियों से जूझने का सवाल। अब जब मैं 2024 में उन्हें याद करता हूं, तो सबसे पहले मैं इस बात को याद करना चाहता हूं कि नामवर जी के पूरे चिंतन में इस एक पहलू की क्या उपस्थिति रही है, नामवर जी ने इसको कैसे देखा है। तो मैं याद करना चाहता हूं इस बात को कि नामवर जी शुरुआती दौर में, मैं नामवर जी के पूरे जीवन को और उनके पूरी वैचारिक चिंतन को, सिर्फ आलोचना को नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूं आनंद जी और दोनों आनंद जी, आनंद तिवारी जी और आनंद दीपायन जी, कि नामवर जी उस हिंदी के लेखक हैं जहां आलोचक सिर्फ साहित्यिक आलोचक नहीं होता, आलोचक संपूर्ण वैचारिकता का प्रतिनिधि होता। वो हिंदी समाज की वैचारिकता का उज्जवल प्रतिनिधि है,
चाहे वो रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, या रामविलास शर्मा हो, या प्रेमचंद हो, या निराला हो, या बाद में मुक्तिबोध हो, या तमाम दूसरे आलोचक। निरा साहित्यिक आलोचक नहीं है, वे हिंदी जाति की, हिंदी समाज की संपूर्ण वैचारिकता के प्रतिनिधि हैं ये सब। तो नामवर सिंह की पूरी जो विकास है उनके जीवन का, उनके सोच विचार को मैं 3 युगों में बांट कर देखता हूं। एक युग है जो 1950-52 से शुरू करके और 1974-75 तक आता है। ये पहला युग है नामवर जी के सोच विचार का। इस युग में नामवर जी मुख्य रूप से जो शीत युद्ध युगीन पूंजीवाद है, उस शीत युद्ध युगीन पूंजीवाद की जो साहित्यिक और राजनीतिक रणनीतियां हैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए वो नई कविता की उस पूंजीवाद उन्मुख धारा से, नई कहानी के पूंजीवाद उन्मुख धारा से उनका संघर्ष है और वैचारिकी के क्षेत्र में। लेकिन 74-75 के बाद जब प्रगतिशील आंदोलन का पुनर्गठन होता है और हिंदी में जनवादी शक्तियां, हिंदी क्षेत्र में जनवादी शक्तियां खुद को पुनर्गठित करती हैं नक्सलवाड़ी आंदोलन की पृष्ठभूमि में, और भारतीय राष्ट्र राज्य में कम्युनिस्टों की भूमिका एक बार नए सिरे से डिफाइन हो रही है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 52 से 74 का जो समय है वो कम्युनिस्ट अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भारत की मुख्य राजनीतिक शक्तियों से पृथक उनका अस्तित्व है। लेकिन 1967 और 69 के बाद की परिस्थितियों में जो बुर्जुआ मध्यमार्गी राष्ट्रीय दल हैं, जिसका नेतृत्व कांग्रेस और इंदिरा गांधी कर रहे हैं, उनको और कम्युनिस्ट पार्टियों को ये एक तरह से दबाव में आती है कि दोनों मिलकर काम करें। और हम जानते हैं कि 1969 की एक विशेष परिस्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी के दोनों नजदीक आती है, और इस नजदीकी का परिणाम ये होता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, राजाओं की पेंशन बंद, प्रीवी पर्स बंद होती है, और इस तरह के दूरगामी निर्णय लिए जाते हैं राष्ट्र राज्य द्वारा, लोकतंत्र द्वारा। ये कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता के साथ एक तरह के जाने का ये परिणाम होता है। तो इस परिस्थिति में 1974-75 में प्रगतिशील शक्तियां अपने आप को पुनर्गठित करती हैं, और नामवर सिंह के वैचारिक चिंतन में इस बात का बहुत दूरगामी असर पड़ता है। 1974-75 से 1991-92 तक ये दूसरा युग है नामवर सिंह का, जिसमें नामवर जी एक लोकमुखी आलोचक और वैचारिक चिंतक के रूप में, एक लोक नायक के रूप में, शिक्षित जनता के लोक नायक के रूप में हिंदी क्षेत्र में अवतरित होते हैं। इस युग के 3 लोक नायक हैं हिंदी में, नागार्जुन, हरिशंकर परसाई और नामवर सिंह। ये 3 नेतृत्वकर्ता हैं हमारी साहित्यिक मेधा के। लेकिन 91-92 के बाद नामवर जी के वैचारिक चिंतन में फिर एक बार परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन इसलिए है कि मैं फिर वापस उसी बात की तरफ जाऊंगा कि 30 और 40 के दशक में जो नामवर जी और उनकी पीढ़ी ने जो वो भयानक उन्माद देखा था दुनिया में और भारत के अंदर, एक तरफ हिटलर मुसोलिनी और दूसरी तरफ भारत का विभाजन, उन्मादी सांप्रदायिक शक्तियां, इस पक्ष में भी उस पक्ष में भी, सब पक्षों के भीतर वो जब नए तरीके से शक्तिवान होती हैं भारत के अंदर, और उन सांप्रदायिक और फांसीवादी तत्वों वाली सांप्रदायिक राजनीति ताकतवर होती है, और जिसका नए जमाने के भूमंडलीकरण की, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के साथ एक तरह का गठबंधन होता है, तो नामवर सिंह अपनी सारी साहित्यिक जो संघर्ष है उसको छोड़कर एक तरह से वो मुख्य रूप से फोकस करते हैं फांसीवाद, भारत में काम कर रही फांसीवादी शक्तियों, सांप्रदायिक और कट्टरपंथी शक्तियों पर। तो जब मैं आज 2024 में उन्हें याद करता हूं, तो मैं उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद ध्वंस की पृष्ठभूमि से उभरे हुए एक नए नामवर सिंह को याद करता हूं, जो 1991-92 में जिसका अवतरण होता है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि 1991-92 से उनकी मृत्यु 2019 तक नामवर सिंह की समग्र वैचारिकता के केंद्र में है ये एक बात, सांप्रदायिकता, धर्मोन्माद, धार्मिक कट्टरपंथ और उसके भीतर निहित फांसीवादी तत्व, जिसका अंततः परिणाम हम 2012-14 की इन परिघटनाओं में देखते हैं। और नामवर जी, बहुत बार नामवर जी के प्रगतिशील आलोचक, यानी प्रगतिशील खेमे के जो आलोचक हैं,
वो ये कहते हैं कि नामवर जी ने 1990 के बाद की अपनी वैचारिक चिंतना में ग्लोबलाइजेशन पर, पूंजीवाद पर कम अटैक किया और उन्होंने फांसीवाद और सांप्रदायिक कट्टरपंथ पर ज्यादा अटैक किया, ऐसी आलोचना प्रस्तुत की जाती है। हमारे लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ज्यादा खतरनाक और भयानक शक्ति है, उसकी आलोचना और उसके खिलाफ लड़ाई ज्यादा ताकतवर ढंग से की जानी चाहिए। मुझे याद है 1990 से 95-97 के बीच में एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी उस जमाने में हो रही थी। मुझे याद है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जैसे हमारे लेखक थे जो मुंबई में रहते थे और उन्होंने पूरी कम्युनिस्ट पार्टियों को और प्रगतिशील आंदोलन की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की थी कि ये सब भूमंडलीकरण की आलोचना नहीं करते हैं, आज के जमाने के पूंजीवाद की आलोचना नहीं करते हैं और सांप्रदायिकता और फांसीवाद का बाजा बजाते रहते हैं। शब्दावली कुछ और है और ये उनका अखबार, ये उनका आर्टिकल उस जमाने की जो सबसे कट्टर और क्रूर शिव सेना थी उसके मुखपत्र सामना में छपा था। ये आलोचना उन्होंने की थी। लेकिन मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबलाइजेशन एक खतरा है, इसमें कोई संदेह नहीं, और इसलिए भी ज्यादा खतरा है कि पूरी दुनिया की नस्लवादी और धार्मिक और संप्रदायवादी कट्टरपंथियों को प्रोत्साहन देता है हमारे जमाने का पूंजीवाद, यानी कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म और भूमंडलीकरण। पर एशिया की विशिष्ट परिस्थितियों में मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। यूरोप और अमेरिका की परिस्थितियां भिन्न है। अभी फ्रांस में चुनाव हुए हैं, उसका एक परिणाम आपके सामने है। ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम आपके सामने है। अभी आप ब्राजील के चुनाव को भूले नहीं है, एक बरस भी नहीं बीता है उस चुनाव को। ऐसे बहुत सारे मुल्कों में चुनाव हो रहे हैं, वहां की परिस्थितियां भिन्न है। लेकिन एशिया की विशिष्ट परिस्थितियों में, जहां मध्य एशिया में और अरब देशों के भीतर एक खास तरह का कट्टरपंथ, फांसीवादी तत्वों वाला एक बहुत ही हिंसक और क्रूर कट्टरपंथ धर्म के नाम पर उभरा, और दूसरे भारत जैसे मुल्क में एक दूसरे तरह का कट्टरपंथ उभरा है। इन विशेष परिस्थितियों में मुझे नामवर सिंह की इस रणनीति पर संशय नहीं होता कि वो ग्लोबलाइजेशन पर पहला आक्रमण ग्लोबलाइजेशन पर करने की बजाय पहला आक्रमण फांसीवादी रुझान वाले सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों पर करते हैं। मैं याद करना चाहता हूं आलोचना पत्रिका के दोबारा प्रकाशन की परिघटना को, जो 2000 में हुई, और उस आलोचना जिसे सहस्त्राब्दी आलोचना कहा गया, सहस्त्राब्दी आलोचना के संपादकीय को याद करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हर उस आदमी को जिसको हमारे समय की सामाजिक राजनीति में दिलचस्पी है, क्योंकि मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर यह बात समझता हूं कि हमारे जमाने की राजनीतिक शक्तियां शुद्ध राजनीतिक शक्तियां उस अर्थ में नहीं है जैसा किसी और जमाने में हुआ करती थी। हमारे जमाने की राजनीतिक शक्तियां मुख्य रूप से सामाजिक शक्तियां, ये सोशल फोर्सेस हैं। इसलिए जो चुनाव है 2024 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सामाजिक राजनीति को एक दूसरी सामाजिक राजनीति ने चोट पहुंचाई है या उसका मुकाबला किया। शुद्ध राजनीतिक स्तर पर जब आप लड़ते हैं दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक, धार्मिक कट्टरपंथी, फांसीवादी राजनीति से, तो आप लड़ नहीं पाते। लेकिन जब आप उसमें सोशल पॉलिटिक्स को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, यानी सोशल पॉलिटिक्स का मुकाबला सोशल पॉलिटिक्स से करते हैं, तब आप उसका ज्यादा बेहतर ढंग से मुकाबला कर पाते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि भारत जैसे मुल्क में और एशिया की विशिष्ट परिस्थितियों में 1990 के बाद यदि नामवर सिंह ने धार्मिक कट्टरवाद, सांप्रदायिक कट्टरवाद, सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद और फांसीवाद की कड़ी आलोचना की, और लगातार 100 से ज्यादा उनके भाषण है इस एक मुद्दे पर केंद्रित, जिसके सैकड़ों पहलुओं पर उन्होंने बात की। अवसर नहीं है कि एक छोटे छोटे माइन्यूट पहलू पर बात की जाए, लेकिन उनको सबको ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मैं याद करना चाहता हूं सहस्त्राब्दी आलोचना के उस संपादकीय, वो पूरा का पूरा संपादकीय इसी एक बात पर केंद्रित है। आप याद कीजिए कि ये 2024 इसलिए याद रखा जाएगा कि 2024 में लोकतंत्र और संविधान, ये दो केंद्रीय शब्दों को सर माथे पर रखकर
राजनीतिक शक्तियों ने समाज के साथ एक खास तरह का गठजोड़ करके एक राजनीतिक मुहिम छेड़ी। उस लेख में नहीं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पर एक दूसरे लेख। ये जरूरी है कि ये सारी की सारी लड़ाई आप लोकतंत्र के लिए ही तो लड़ रहे हैं। सांप्रदायिक कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद और फांसीवाद से जो लड़ाई है वो किस लिए है? वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई। इसलिए लोकतंत्र नामवर सिंह की प्रमुख चिंता, और वो लगातार इन 30 वर्षों में लोकतंत्र के बारे में बात करते रहे। मैं एक उदाहरण से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आम आदमी बहुत पस्त और हताश है। धनबलियों एवं बाहुबलियों से पूरे लोकतंत्र का ने धनबलियों और बाहुबलियों ने पूरे लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है। राज्य की विधानसभाओं से लेकर संसद तक अपराधियों ने अपनी पैठ बना ली है। राजनीति सेवा नहीं धंधा हो गई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ सत्ताधारी वामपंथी पार्टी में भी यह प्रवृत्ति घर करने लग गई है। नहीं तो नंदीग्राम की दुर्घटना नहीं होती। यह हिंसक अपराधी वृत्ति आसमान से तो नहीं आई है, यह पूंजीवाद की कोख से उपजी है। बढ़ते पूंजीवाद से यह हिंसक जहरीले जंतु पैदा हुआ है। इस पूंजीवाद ने संवेदना को इस कदर हिंसक बना दिया है कि बात बात में गोली चलने लग गई है। सारा समाज अवैध हथियारों का जखीरा हो गया है। कुछ अमेरिकी फिल्मों में जो हिंसक दृश्य दिखते थे वह मंजर भारतीय परिवेश एवं जीवन में आम हो रहा है। हमारे समूचे सामाजिक जीवन को पूंजीवादी अर्थतंत्र ने तहस नहस कर दिया है। अभी विकास नहीं हुआ है। जब चरम विकास हो गया तो कल्पना करें कि क्या नक्शा होगा। लोकतंत्र की और अपनी आलोचना, आत्मालोचना और तमाम चिंताएं लोकतंत्र की, साधारण आदमी की चिंता। इसलिए आप देखेंगे कि एक और परिवर्तन नामवर सिंह के इस आखिरी दौर में आता है 90 के बाद, कि वो गांधी जिसे पहले दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ने किन किन तरह से जिसकी आलोचना की। यशपाल ने गांधीवाद की शव परीक्षा जैसी किताब लिखी, और गांधी की और गांधीवाद की और गांधी की कांग्रेस की किस तरह की आलोचना की गई। लेकिन जब 1990 के बाद ये परिस्थिति आई, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद और फांसीवाद, लोकतंत्र का ये हाल नामवर जी ने देखा, तो उनके वैचारिक चिंतन में बार बार गांधी लौट कर आते हैं। गांधी का अंतिम आदमी बार बार लौट कर आता और उसको उद्धृत करते हैं। डॉक्टर आनंद दीपायन को याद होगा, प्रोफेसर दीपक मलिक की किताब पर बात करने के लिए नामवर जी आए थे, जो नेहरू पर केंद्रित थी, और नेहरू पे बात करते हुए किस तरह उन्होंने गांधी पर बात की थी। हम सब युवा लोग उनकी इस बात से चकित थे। हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, हम उसका औचित्य नहीं बताते, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन गांधी की ये जो वापसी है नामवर सिंह जैसे कम्युनिस्ट विचारकों के यहाँ, वो भी इस दौर में हुई है। और सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए और लोकतंत्र के लोकोन्मुखी रूप की दोबारा स्थापना के लिए गांधी वापस कहीं ना कहीं विचार चिंतन में आ रहे थे। इस बात की झांकी भी नामवर सिंह के चिंतन में आ रही थी। तो मैं जिक्र कर रहा था उस संपादकीय का जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने इस दौर के पूरी राजनीतिक आलोचना, पूरी राजनीतिक शक्तियों की आलोचना की। मैं समझता हूं कि हर पढ़े लिखे आदमी को नामवर जी का वो निबंध पढ़ना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देता हूं छोटे छोटे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि नामवर जी क्या सोच रहे थे। बीती हुई घटनाओं दुर्घटनाओं को याद करें तो यह एक युग ही नहीं बल्कि कई युगों का युग। सहस्त्राब्दी का यह अंतिम दशक याद रखना होगा कि एक तरफ उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति भारत सरकार स्वीकार करती है। ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के एक तरह से दक्षिणपंथी धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया। एक तो यह परिवर्तन आया। अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया एक ध्रुवीय हो गई लगभग 2 दशकों के लिए। 2007 की
मंदी तक एक तरह से अमेरिका ही पूरी दुनिया की राजनीति के केंद्र में था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया और तीसरी तरफ बाबरी मस्जिद वंश जैसी घटना घट रही थी। उस दशक की बात कर रहे हैं नामवर सिंह। सहस्त्राब्दी का यह दशक, अंतिम दशक, दरअसल एक युगांतर है। दशक का आरंभ भी अनेक विध्वंस लीलाओं से हुआ। सबसे पहले सोवियत समाजवाद का विध्वंस, फिर अपने ही घर में 500 साल पुरानी तथाकथित बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और उसी के साथ सेकुलर संस्कृति की समूची परंपरा की कार सेवा। आकस्मिक नहीं कि उसी समय नेहरू युगीन विकास की राष्ट्रीय परियोजना भी त्याज्य हो गई और भारतीय अर्थतंत्र साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के चक्र में जा फंसा। साथ साथ राजनीति भी बदली और हिंदू फासीवाद की जो ताकतें अभी तक हाशिए पर थीं, सत्ता के केंद्र पर काबिज हो गईं। फिर तो अर्थतंत्र, राजतंत्र और समाजतंत्र के ढांचे में ऐसी तोड़फोड़ शुरू हो गई कि देश की सीधी सादी क्षेत्रीय एकता को बचा रखना भी मुश्किल मालूम होता है। गरज यह कि पूरा दशक एक ऐसे संकट का दौर है जो देश के समकालीन इतिहास में अभूतपूर्व है, साथ ही सर्वग्रासी और बहुत गहरा। ये भाषा में जो तीक्ष्णता है, एक तरह का नैराश्य है और एक तरह की खास तरह की आक्रामकता है, एक तरह का व्यंग है नामवर जी में, जो उनकी खास अदा है। और उसके बाद फिर उन्होंने इस पूरे बैकग्राउंड से फिर वो फासीवाद और सेकुलर संस्कृति की पूरी डिबेट को उन्होंने इस जगह कहना ना होगा कि वर्तमान संकट के केंद्र में यह तथाकथित धर्म ही है। धर्म इन्वर्टेड में है, धर्म नहीं, ये तथाकथित धर्म, जिसका सही नाम है संघ परिवार का हिंदुत्व। एकमात्र लक्ष्य है हिंदू राज और हिंदू पादशाही की स्थापना। ये इतना साफ, स्पष्ट, निर्भ्रांत ये विचार। आज का फासीवाद एक प्रकार का सांस्कृतिक छल है। बाजार के कारोबार में भूमंडलीकरण, लेकिन संस्कृति के मामले में स्वदेशी का आग्रह। क्या विश्व बाजार के साथ कोई संस्कृति संलग्न नहीं है? यह कैसे संभव है कि अर्थतंत्र और राजतंत्र के क्षेत्र में तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चले और संस्कृति हिंदू दायरे में सिकुड़कर सुरक्षित है? साफ है कि आज विश्व बाजार का है। हिंदू संस्कृति सिर्फ वाणी का विलास है। व्यावहारिकता का तकाजा भी यही है। अगर इंटरनेट वेबसाइट से अपनी तिजोरी भरती जाती है तो हिंदू संस्कृति का गुण गाते रहने में गांठ का क्या जाता है? अगर कुछ जाता है तो हिंदुत्व के पीछे पागल होकर भीड़ बनते जनसमूह का, जो खाली पेट के बावजूद हर समय हिंदू संस्कृति के लिए मरने मारने को उतारू है। ये जो समझ है, बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से, और ऐसा नहीं कि अपने जिन विचारों का निरूपण तथाकथित सेकुलर खेमा करता रहा है। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जैसे फासीवादी, संप्रदायवाद, धर्मांध, कट्टरपंथी राजनीतिक सामाजिक शक्तियों के कुछ अंध बिंदु हैं जिसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह ये सेकुलर, जो तथाकथित सेकुलर वाद है, उसके भी कुछ अंध बिंदु हैं जिसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जी। नामवर सिंह इसको लेकर बहुत सचेत थे और उन्होंने अपने बाद के इन 3 दशकों के वैचारिक चिंतन में बार बार ये सवाल उठाया कि इस हिंदुत्ववाद से लड़ने के लिए जो पैमाने आपने विकसित किए हैं, जिन बातों पर आप जोर देते हैं, क्या वो बातें, वो पैमाने, वो हथियार काम कर रहे हैं? जो रणनीतियां हैं आपकी, क्या वो रणनीतियां सही हैं, वो काम कर रही हैं? इस बात पर नामवर जी ने बार बार सवाल उठाया। चूंकि मेरे पास समय नहीं कि मैं उन बातों पर गहराई से, विस्तार से बात करूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ
वो चिंता है नामवर जी की, जो मूलतः उनके प्रगतिशील जनवादी होने के कारण जनता से असीम ममत्व के कारण आती है। वरना क्या ये आसान नहीं कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह नामवर सिंह भी थोड़ा अपने को नरम कर लेते जी और बहुत सारी चीजें जो राजनीति देने के लिए तत्पर थी, आज भी तत्पर है, वो चीजें प्राप्त कर लेते। पर नामवर जी को तो कुछ नहीं मिला, उस अर्थ में कुछ नहीं मिला। उन्हें जो कुछ भी मिला वो मध्यमार्गी बुर्जुआ राष्ट्रीय राजनीतिक शक्तियों और कम्युनिस्ट पार्टी की गठजोड़ से, उनके मेल से मिला। मैं आनंद जी ये बात कहना चाहता हूं कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नामवर जी को निकाला गया तो वो कांग्रेस के प्रगतिशील तत्वों और कम्युनिस्टों के बीच विभेद का जमाना था। जी 1957 में नंबूद्रीपाद की सरकार को कांग्रेस के दक्षिणपंथी तत्वों ने गिराया था और एक तरह का अलगाव हुआ था दोनों के बीच में, जिस मेल की वकालत पीसी जोशी कर रहे थे वो अलगाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप नामवर जी को कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस के दक्षिणपंथी खेमों की पुरजोर सिफारिश पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला। और आपको याद करना होगा इस बात को कि नामवर जी की पुनर्स्थापना कब हुई। नामवर जी की पुनर्स्थापना हुई तब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रगतिशील खेमे से दक्षिणपंथी तत्व पूरी तरह अलग हो गए। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो परिस्थितियां कांग्रेस में बनी, सिंडिकेट पॉलिटिक्स, राइटिस्ट खेमा कैसे अलग हुआ कांग्रेस के भीतर से, और कांग्रेस का एक शुद्धिकरण हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रगतिशील खेमा उस जमाने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नजदीक आया और दोनों के बीच मेल हुआ। 1970 में ये हो चुका था। तब नामवर जी जोधपुर गए, उन्हें बुलाया गया। तब 1974 में नामवर जी जेएनयू गए। ये पूरा का पूरा उनका वैयक्तिक पराभव और उनका वैयक्तिक उन्नयन उनका व्यक्तिगत नहीं था, ये सामाजिक राजनीतिक शक्तियों के उस पॉलिटिक्स का नतीजा था जो हो रहा था उस जमाने। आज आप रोज आलोचना सुनते हैं कि आपातकाल की आलोचना कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं की, उसका समर्थन किया। वो सारी डिबेट दोबारा खड़ी हो गई है आज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नामवर जी में जो असीम अपनी जनता के प्रति ममत्व था, उस ममत्व के कारण वो एक तरफ इन शक्तियों की आलोचना कर रहे थे और दूसरी तरफ इन शक्तियों से लड़ने का जो दंभ भरती हैं सेकुलर शक्तियां, उनकी रणनीतियों पर भी सवाल उठा रहे थे। और बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। वो तथाकथित हिंदू मुस्लिम एकता के जो नारे हैं उन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। ये कहने में कोई संकोच नहीं कि नामवर जी को इस बात की समझ थी कि ये जो राजनीतिक रूप से जो हिंदू मुस्लिम एकीकरण का नारा पिछले 60-70 साल से चलाया जा रहा है वो काम नहीं कर रहा है। उसमें कुछ खामी है, उसमें कुछ एक सतहीपन है, वो सिर्फ ऊपरी है। अंदर उसके इन समुदायों के एकीकरण के लिए हमने कोई बहुत दीर्घकालिक सामाजिक सांस्कृतिक परियोजना नहीं चलाई है जिसके बिना ये काम नहीं कर रहा। बहुत सारे सवाल उन्होंने अपनी इस वैचारिक चिंतन में उठाए। तो आनंद जी, जैसा आपने सवाल किया कि 2024 में मैं क्यों याद करता हूं नामवर जी को, तो एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मुझे उनको याद करने के और कारण है जी, लेकिन एक नागरिक के रूप में उनको याद करने के ये प्रमुख कारण। और आखिरी बात मैं कह दूं, क्योंकि मैं स्वयं आनंद जी को सुनना चाहता हूं, वो बात ये है कि 40 के दशक में उभरी उस पीढ़ी का जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। इस पीढ़ी के इंटेलेक्चुअल्स में दो तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक वे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका मुख यूरोपीय ज्ञान की तरफ है, उन्हें परंपरा की गहरी जानकारी है, पर जिनका मुख मॉडर्न यूरोप का नॉलेज है, जिसका नेतृत्व स्वयं नेहरू कर रहे थे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स। और दूसरी तरफ वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका मुख अपनी परंपरा की तरफ है, अपने समाज की जड़ों की तरफ।
नामवर सिंह, हबीब तनवीर उन्हीं इंटेलेक्चुअल्स में से एक है। इसीलिए ये सारे के सारे सवाल जो सांप्रदायिक फासीवादी राजनीति उठाती है, जिसमें परंपरा का सवाल, संस्कृति का सवाल, धर्म का सवाल प्रमुख है, इस सवाल को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से वही लोग उसका सामना कर सकते हैं जिन्हें परंपरा की गहरी जानकारी। जी। ये जो नकली धर्मवाद है, जिस तथाकथित धर्म पर ये सारी की सारी फासीवादी राजनीति खड़ी हुई है, उससे लड़ने के लिए धर्म के सामाजिक आधारों की, धर्म के प्रगतिशील सामाजिक आधारों की ज्यादा लोकोन्मुखी और पहचान जो परंपरा में है, वो पहचान होना बहुत जरूरी है। जी। धर्म की राजनीति का मुकाबला धर्महीन राजनीति से भी किया जा सकता है, पर वो शायद यूरोप और अमेरिका में संभव है, जहां नास्तिकों की, एथिस्टों की बहुत बड़ी आबादी है। पर भारत और एशिया के दूसरे मुल्कों में धर्म की, चाहे वो नकली और छद्म धर्म की ही धारणा क्यों ना हो, उस राजनीति का मुकाबला धर्महीन राजनीति से नहीं किया जा सकता। जी सर। एक निर्वात में खड़ी हुई धर्म की समझ से नहीं किया जा सकता। उसका मुकाबला वैष्णव, शैव, शाक्त, वैदिक, उपनिषदिक, बौद्ध, जैन परंपराओं में जो गहरी भौतिकवादी प्रगतिशील शक्तियां हैं, उनके द्वारा जो व्याख्याएं हुई हैं धर्म की, उसके आधार पर ज्यादा प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। यदि राम का नाम ले रही है कोई राजनीतिक शक्ति, तो उसका मुकाबला राम के प्रति अवमानना करके नहीं हो सकता, बल्कि राम की ज्यादा लोकमुखी, लोक में जमी हुई पहचान को सामने रखकर, यानी जो आधुनिक राजनीति है उसके मुकाबला वैष्णव राजनीति से किया जा सकता है, वैष्णव भूमि से किया जा सकता है। ऐसी समझ तो मैं समझता हूं कि नामवर जी के भीतर ये अपार साहस और समझ इसलिए था क्योंकि वो परंपरा के अद्भुत ज्ञाता थे। एक तरफ राहुल सांकृत्यायन जैसे परंपरा के विद्वान से उनका गहरा वैचारिक तादात्म्य था, तो दूसरी तरफ पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे एक महाविद्वान। उस जमाने में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिसे महापंडित कह सकते हैं आप। राहुल सांकृत्यायन है, जय प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, रांगे राघव है, भगवत शरण उपाध्याय हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनको आप महापंडित कह सकते हैं। नामवर सिंह उस दौर में पैदा हुए, विकसित हुए, जब ये सारे के सारे महापंडित हिंदी में और उत्तर भारत में काम कर रहे थे। इन्होंने मिलकर जो काम किया, आचार्य नरेंद्र देव, उन सब का असर नामवर जी के ऊपर था। इसलिए वो परंपरा से विच्छिन्न और जो एक खास तरह का निहिलिस्ट और उच्छेदवादी जो आचरण है, उसमें वो कभी नहीं जाते, बल्कि वो एक सम्यक दृष्टि उनके पास हमेशा रहती है। तो इस पहलू को भी मैं याद करता हूं कि परंपराहीनता से, ये जो परंपरा की एक खास तरह की व्याख्या है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसकी समझ भी नामवर सिंह हमें देते हैं। धन्यवाद।